अस्सलामुअलैकुम। टैक्स बुलेटिन के साथ मैं हूं हफ्सा इफ्तिखार। गुराया पंसोटा लॉ एसोसिएट से मेरे साथ मौजूद है सर जाहिद रसूल गुराया, एडवोकेट हाई कोर्ट, FCMA, ICMA और माहिर अमूर टैक्स। आज की न्यूज़ कुछ इस तरह से है। सर, FBR ने टैक्स रिलेटेड एक टैक्स कार्ड इशू किया है, उसके बारे में आप बता सकते हैं क्या है? अच्छा हफ्सा, इसमें जो आप पूछना चाह रही हैं वो ये है कि जब कोई पर्सन इंपोर्ट करेगा तो इंपोर्ट करते हुए उसको क्या टैक्स देना होगा, ये बताया है FBR ने विदहोल्डिंग कार्ड को इशू करके। जब चीज़ें पाकिस्तान में मंगवाई जाती हैं तो इसको इंपोर्ट का अमल कहा जाता है। सेक्शन 148 148 यहाँ से विदहोल्डिंग स्टार्ट होती है। ये पूरा एक पार्ट है चैप्टर 10 का कि सेक्शन 148 में विदहोल्डिंग स्टार्ट होती है और ये विदहोल्डिंग 159 पे जाके ख़त्म होती है। तो जब कोई बंदा इंपोर्ट करेगा तो किस रेट पे कस्टम की अथॉरिटीज उससे टैक्स को कलेक्ट करेंगी, ये बताया उन्होंने। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो सेक्शन 148 को मिलाकर पढ़ें शेड्यूल 12 के साथ, शेड्यूल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का। जब इन दोनों को इकट्ठा मिला के पढ़ेंगे तो आपको आइडिया होगा कि किस बंदे पे जब वो गुड्स को इंपोर्ट करेगा, गुड्स की कैटेगरी को देखते हुए, इंपोर्टर कौन है उसको देखते हुए फिर टैक्स का रेट अप्लाई होगा और कस्टम वाले वो टैक्स की डिमांड करेंगे। अब ये रेट है क्या? अच्छा, यहाँ पे ये याद रखने की जरूरत है जो एक्टिव टैक्स पेयर और नॉन एक्टिव टैक्स पेयर, उन दोनों के लिए डिफरेंट रेट्स हैं। एक्टिव जो है 1% से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम 6% तक जाता है, और इसी तरह जहां पे 1% होगा एक्टिव के लिए, नॉन एक्टिव के लिए 2%, जहां पे 2% होगा एक्टिव के लिए, नॉन एक्टिव के लिए 4%। इसमें आगे पार्ट हैं शेड्यूल के, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में सबसे कम रेट्स हैं, पार्ट 2 में उससे ज्यादा है और पार्ट 3 में उससे भी ज्यादा रेट्स हैं। तो ये रेट बताए गए हैं। इन रेट्स को कस्टम की अथॉरिटीज अप्लाई किया करेंगी और इंपोर्टर से वो टैक्स को कलेक्ट किया करेंगी। ये है अफसर। सर, PRA ने जुलाई 2025 में एक टैक्स रिकॉर्ड इकट्ठा किया है, उसके बारे में आप बता सकते हैं? हाँ, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी। हमें पीछे जाना होगा जब 18th अमेंडमेंट लाई गई इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। उस वक्त क्या हुआ कि जो सेल्स टैक्स है, सेल टैक्स बेसिकली गुड्स पे भी है और सर्विसेज पे भी है। गुड्स के ऊपर सेल टैक्स, लाइक मैंने शर्ट को परचेज किया तो शर्ट परचेज करते हुए अगर मैंने कुछ टैक्स पे किया तो ये फेडरल गवर्नमेंट के पास जाएगा और सेल टैक्स एक्ट 1990 जो लागू है पाकिस्तान के, उसके मुताबिक टैक्स हो जाएगा। लेकिन जो सर्विसेज हैं, लाइक मैं डेंटिस्ट के पास जाता हूँ, अगर हम लोग कोई ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज लेते हैं, हम सिक्योरिटी गार्ड की सर्विसेज लेते हैं, तो इनके ऊपर जो टैक्सेशन है वो टैक्सेशन करने का इख्तियार 18वीं अमेंडमेंट के बाद, जो कि अप्रैल 2010 में हुई थी, वो सूबों को दे दिया गया। तो सूबों ने फिर अपनी अपनी अथॉरिटीज बना ली। तो पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी बनी और सेल टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2012 पंजाब में आ गया। अब इससे पंजाब में जो PRA है वो मार्ज वजूद में आया और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, और उसने टैक्स कलेक्ट करना इकट्ठा कर दिया। पिछले साल PRA की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही। जो उसको टारगेट एलोकेट किया था उसने उसको ऑलमोस्ट 100% ही अचीव कर लिया और उसी चीज को वो कंटिन्यू किए हुए है। इस साल जो साल का पहला महीना था जुलाई 2025, अगर जुलाई 2025 को कंपेयर किया जाए जुलाई 2024 के साथ, तो PRA ने पिछले साल के इसी महीने से कंपैरिजन करके 46% एक्स्ट्रा टैक्स इकट्ठा किया है। तकरीबन 19.5 बिलियन रुपीस उन्होंने कलेक्ट किए हैं। तो ये शो करता है कि PRA अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर कर रहा है। सर, डॉक्टर हामिद अतीक सरवर को FBR ने दोबारा रिहायर किया गया है, तो क्या आप बता सकते हैं ये आपकी नज़र में एक अच्छा फैसला है कि नहीं? जी, मैं शुरू से ही कहता हूँ इट्स अ गुड डिसीजन। अब कुछ दोस्त मुझसे डिसएग्री करेंगे कि यार BS22 सर जो थे, सर हामिद अतीक सरवर, वो पहुँचे इस रैंक तक, अपनी जॉब को पूरा किया, रिटायर हो गए, और तो उनको रिटायर्ड को लेने की क्या ज़रूरत थी। मेरा मानना है कि वो एक बड़े ब्रिलियंट ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं। आई थिंक किंग एडवर्ड से बाद में उन्होंने मुख्तलिफ टैक्सेशन और
फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की उन्होंने तालीम हासिल की, बड़े ही अच्छे तरीके से उसको FBR में इम्प्लीमेंट भी करवाया। आप उस्ताद भी रहे, आप टीचर रहे CSS एकेडमी में भी, आप टैक्स को भी पढ़ाते रहे, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की एकेडमी है वहाँ पे, और आप एक अच्छा माइंड हैं और आप पाकिस्तान के कल्चर को समझते हैं और आप ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं। तो इनको हेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के FBR को किस तरह ट्रांसफॉर्म किया जाए, एक बेहतर अदारे में किस तरह इसको डिजिटलाइज किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि इनकी रीहायरिंग जो है 1 साल के लिए ये एक अच्छा कदम है। मैं बुनियादी तौर पर और अपने ज़ाती तौर पर मैं इस स्टेप है इसको मैं सराहता हूँ। सर, ये जो पेंशनर्स हैं इनको FBR ने एक टैक्स डिक्लेयर किया है, तो ये कौन से पेंशनर है जिनको टैक्स देना पड़ेगा? जो पेंशनर है ना, प्रीवियसली टैक्स ईयर 2025 तक उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। फाइनेंस एक्ट 2025 के थ्रू टैक्स ईयर 2026 एंड ऑनवर्ड गवर्नमेंट ने कुछ पेंशनर्स को कहा कि आप टैक्स दिया करें। अब वो कौन से पेंशनर हैं जिनको टैक्स देना जरूरी है? ऐसा पेंशनर जिसकी पेंशन 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है सालाना और उसकी उम्र 70 साल से कम है, तो ऐसे पेंशनर को अपनी पेंशन के ऊपर टैक्स देना होगा। सवाल ये पैदा होता है कि वो किस रेट से टैक्स देंगे। ऐसी उनकी पेंशन जो कि 10 करोड़ से ज़्यादा होगी, तो जो ज़्यादा होगी उस अमाउंट के ऊपर उनको 5% टैक्स देना होगा। इसके लिए रेलिवेंट अमेंडमेंट्स जो हैं वो की गई हैं। जो टैक्स विद होल्डिंग है जो दे रहा होगा पेंशनर को पेंशन, उसको कहा गया सेक्शन 149 उसका सब सेक्शन 1A, उसकी ड्यूटी लगा दी गई कि जनाब आप कैलकुलेट करेंगे और अगर पेंशनर की पेंशन के ऊपर कुछ टैक्स बनता है तो आप टैक्स को विद होल्ड करेंगे और कौमी खजाने में जमा करवाएंगे, और इसके अलावा बाकी जो भी पेंशनर हैं उनको टैक्स नहीं देना होगा। यहाँ एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है दोस्तों में कि कुछ लोगों ने पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट किया होता है। जिन लोगों ने पेंशन फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है ना और वहां से पेंशन आ रही है, वो टैक्सेबल है और उसकी टैक्सेशन का तरीकाकार सेक्शन 39 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस वहां पे मौजूद है। वो पहले से भी टैक्सेबल थी। ये पेंशन वो वाली है जो कि आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से रिसीव कर रहे हैं। ये मैं उसकी टैक्सेशन की बात कर रहा हूँ। जो पेंशन फंड से जो लोग ले रहे थे उनकी टैक्सेशन जैसे प्रीवियस था वैसे ही होगी। सर, FBR ने नए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए फॉर्म इशू किए हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कौन से फॉर्म है और इनकी लास्ट डेट क्या है? हर साल FBR जब टैक्स ईयर एंड होता है, जैसा कि 30 जून 2025 को टैक्स ईयर 2025 का इख्तिताम हुआ, तो उसके बाद टैक्स ईयर की रिटर्न्स को जमा करवाने के लिए फॉर्म्स इशू करता है। तो वो फॉर्म्स को इशू किया गया है। नॉन रेजिडेंट के लिए एक स्पेशल फॉर्म दिया गया है, सैलरीड पर्सन के लिए एक अलग से फॉर्म उन्होंने बनाया है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसे हम पार्टनरशिप कहते हैं उसके लिए अलग से फॉर्म है और कुछ और इस तरह से फॉर्म है, सो डैट के टैक्स पेयर को फैसिलिटेट किया जाए कि वो अपने गोशवारे टाइम पे जमा करवा सके। सेक्शन 118 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 उसमें लिखा हुआ है कि जो इंडिविजुअल और AOPs हैं उनको अपना जो टैक्स का गोशवारा है वो 30 सितंबर तक जमा करवा देना चाहिए। तो अब ये फॉर्म का इस्तेमाल करके जो टैक्स पेयर है वो अपने सालाना गोशवारों को जमा करवाएगा। तो इस तरह वो अपने टैक्स की जो जिम्मेदारी है वो पूरी कर देगा। सर, FBR 0.25% पेनल्टी लगाने लगा था, उसकी क्या हकीकत है और वो किन लोगों पर लगेगी पेनल्टी? FBR ने एक एक्शन लेने की कोशिश की। जो लोग इंपोर्ट करते हैं, मैं आपको ले जाता हूँ पोर्ट कासम पे। सपोज करें कि आप पोर्ट कासम पे हैं और कस्टम की अथॉरिटीज़ हैं, एक बंदा है और वो इंपोर्टर है। तो रेहान ने जब गुड्स को इंपोर्ट किया तो FBR वालों ने कहा कि अगर इंपोर्ट के 10 दिन के अंदर अंदर रेहान साहब अपने गुड्स के लिए GD नहीं जमा करवाएंगे ना, तो जो गुड्स की वैल्यू है उसका 0.25% इन पे पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर रेहान साहब गुड्स के आने से पहले, पोर्ट पे पहुंचने से पहले GD जमा करवा देते हैं, लेकिन जब गुड्स पहुंच जाती हैं और 3 दिन के अंदर अंदर उसको क्लियर नहीं करवाते, तो फिर भी इनके ऊपर 0.25% पेनल्टी होगी। तो ये वो पेनल्टी है जिसके बारे में बात की जा रही है कि FBR ये एक्शन लेने जा रहा था और तकरीबन ले ही लिया था उसने। इस बात के ऊपर जो कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स हैं वो सरापा एहतजाज हुए। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप एट सडन
इसको इम्प्लीमेंट ना करें, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉ की बैकिंग नहीं है। तो पहले लॉ बना लें, फिर इसको इम्प्लीमेंट भी कर दीजिएगा। तो इस वजह से फिर FBR ने उनकी बात को सुना और कहा कि ठीक है, हम इसको एक सिस्टमेटिक वे में करेंगे ज़रूर, क्योंकि इससे जो पोर्ट है जहाँ पे ये सारा जगह बनी हुई है वो ओवर क्राउडेड हो जाती है, वहाँ पे चीज़ें जो है वो पड़ी रहती हैं, लेने वाले आते नहीं हैं। तो इस तरह वो एक बर्डन डाल के उनको कंपेल किया जा रहा है कि अपना काम स्मूथली और जल्दी करवाएं। अब तक के लिए इतना ही। कल हम नए टेक्स्ट बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।